नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की, जहां पहलगाम हमले को लेकर लोगों में जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के विरोध में आज काशीपुर बंद का आह्वान किया गया है, जहां बाजार, स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद रहेगा। कई संगठनों ने इस दौरान बंद का समर्थन भी किया है और वो तस्वीरें सुबह से ही सामने आ रही है, जहां पर सभी दुकानों को बंद कर दिया गया। बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि स्कूल भी आज बंद रहेंगे। साथ ही जो कॉलेज जाने वाले छात्र हैं वो भी आज अपने घरों में ही हैं, क्योंकि वो भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। और इससे ये समझा जा सकता है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से उबाल है, किस तरह से गुस्सा है, और जो नाराजगी है वो न सिर्फ बंद बल्कि प्रदर्शन के माध्यम से लगातार लोगों की देखने को मिल रही है। अब ऐसे में काशीपुर में बंद का ऐलान कर दिया गया, जहां कई संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। साथ ही आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। पहलगाम हमले के विरोध में काशीपुर बंद का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन आज तस्वीरें सामने आ रही है। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अशोक, सुबह से ही तस्वीरें सामने आने लगी, जहां काशीपुर में बंद का जो आह्वान किया गया था, जो ऐलान किया गया था, उसको लेकर साफ देखा जा रहा है दुकानें तक नहीं खुली, स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे, ना ही कॉलेज में कोई छात्र। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए रितु, जिस तरीके से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है और उस आतंकी हमले में निहत्थे बेकसूर 26 से ज्यादा परिवारों को आतंकवाद के द्वारा मौत के घाट जिस तरीके से उतारा जाता है, उससे जी। पूरे देश भर में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोई पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जला करके अपना विरोध प्रकट कर रहा है, तो कोई बाजार बंद कर करके अपना विरोध प्रकट कर रहा है। और उसी तरीके से उत्तराखंड में भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। और इसी के चलते आज काशीपुर में यह निर्णय लिया गया है कि पूरा बाजार जो है काशीपुर का वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। कल देर शाम जो वैश्य महासभा के अध्यक्ष हैं उनके आवास पर व्यापार मंडल हो सहित कई विभिन्न संगठनों की एक बैठक हुई और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 अप्रैल यानी कि आज के दिन काशीपुर का पूरा बाजार, स्कूल हो, कॉलेजेस हो और ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, या इसी के साथ साथ जो फाइनेंस ऑफिस भी हैं वो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी जो गतिविधियां हैं, संचालन है, चाहे स्कूल का हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस का हो या फिर कॉलेजेस का हो, वो किसी भी तरीके से आज संचालित नहीं होगा। और जी। इसी के चलते तमाम जो संगठन है, प्रतिनिधि हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी तमाम संगठनों के साथ साथ जनता से भी अपील की है कि इस बंद के आह्वान में अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। और आज देखिए हर कोई इसके विरोध में है, हर कोई इसको लेकर के विरोध दर्ज करा रहा है। और आज देश का हर एक नागरिक, यहां तक कि रितु आप हम हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर उन पीड़ित परिवारों को कब इंसाफ मिलेगा, उनके आंसू का कब हिसाब होगा, भारत सरकार की सेना कब उन राक्षसों को मौत के घाट उतारेगी। हर किसी को इस दिन का इंतजार है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 26 से ज्यादा परिवारों को मौत के घाट उतारता है और किस तरीके से जो परिवार वहां खुशियां मनाने गया, पल भर में उनकी खुशियां मातम में बदल गई। तो आज हर किसी को इसका इंतजार है कि आखिर कब जाकर के बिल्कुल। और इसका देखिए एक इंसाफ उम्मीद होगा। और और एक इसी के उम्मीद चलते भरी अगर जो हम बोले निगाहें तो हैं वो भारत सरकार की तरफ अशोक सभी की टिकी हुई है कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर कैसे सख्त कदम उठाती है और पाकिस्तान और आतंकवाद को जो पनाह पाकिस्तान दे रहा है उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन अशोक, इस बीच काशीपुर में जो बंद की तस्वीरें हैं उसको लेकर कई संगठन भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्या आज कोई प्रदर्शन या किसी तरह की रैली इन संगठनों की तरफ से भी की जानी है? देखिए कल रितु आपको बता दूं कि कल देर शाम वैश्य महासभा के अध्यक्ष के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, जिसमें व्यापार मंडल के प्रतिनिधि के साथ साथ विभिन्न संगठन भी मौजूद रहते हैं। और उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि आज के दिन तमाम जो स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, यहां तक कि फाइनेंस ऑफिस भी हैं, वह ऑफिसेज वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसी के साथ साथ ये विरोध प्रदर्शन इस तरीके से अपना प्रकट करने का जो है निर्णय इन तमाम संगठनों की ओर से लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हाल ही में जी। डीजीपी को ये निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में तमाम जो पाकिस्तानी जो जहां पर भी रह रहे हैं उनको चिन्हित कर उनको वापस भेजने की प्रक्रिया जल्द से जल्द उस काम को पूरा करे। क्योंकि देखिए अगर बात करें तो केंद्र की सरकार ने ये बात पहली डेडलाइन देती है कि 26 तारीख से लेकर 29 अप्रैल तक देश भर में जहां जहां पर भी पाकिस्तानी हैं उनको उनके वापस देश भेजने का काम किया जाए। यानी कि 29 अप्रैल कल तक की लास्ट डेडलाइन है। इसके बाद किसी भी पाकिस्तानी को वीजा जारी नहीं किया जाएगा। ये जी। पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। लेकिन
अभी तक अगर बात की जाए इस पूरे आतंकी हमले को लेकर के भारत सरकार ने जो निर्णय अभी तक लिए हैं, जो कदम उठाया है, चाहे वो सिंधु जल संधि को रोकना हो, या फिर अटारी बॉर्डर को सील करना हो, या अन्य और जो महत्वपूर्ण मुद्दे सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं, वो एक पहला कदम जरूर है उनको मुंह तोड़ जवाब देने का। लेकिन देश का हर एक नागरिक ये सवाल कर रहा है कि आखिर उसका बदला कब लिया जाएगा, उस पीड़ित परिवारों को इंसाफ कब मिलेगा, जिनके घर में अभी तक खुशियां मनाई जा रही थी, जो मातम में बदल गई है, भारत की सेना उनको कब मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो अभी तक जिस तरीके की तस्वीरें पूरा देश भर से निकल करके सामने आ रही है, उत्तराखंड से निकल करके सामने आ रही है, ये बात है इस प्रमाण का कि आज देश का हर एक नागरिक उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। साथ ही अशोक, आपसे ये भी जानेंगे, बिल्कुल। धामी सरकार की तरफ से भी यहाँ पर कई तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर वीजा रद्द कर दिया गया पाकिस्तान नागरिकों का, तो धामी सरकार भी एक्टिव मोड पर नजर आई। उनकी तरफ से वहां पर चिन्हित किए गए कि कौन कौन पाकिस्तान के नागरिक हैं जो देवभूमि में रह रहे हैं, और उनको उनके मुल्क वापस भेजने की प्रक्रिया यहाँ पर तेज की गई। अभी फिलहाल क्या स्थिति मौके पर देखने को मिल पा रही है? देखिए, सबसे दो महत्वपूर्ण निर्णय धामी सरकार अभी तक लिए गए हैं। जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने यह बात की है कि देश भर में जहां जहां पर भी पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको वापस उनका देश भेजा जाए, और किसी भी आने वाले समय पर किसी भी पाकिस्तानी को वीजा जारी नहीं किया जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी डीजीपी दीपम सेठ को यह निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में जहां जहां पर भी पाकिस्तानी इस समय है उनका चिन्हित किया जाए, उनकी एक लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए और उनको उनके देश वापस भेजने का काम करे। इसी के साथ साथ धामी सरकार ने दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है कि आगामी 30 अप्रैल से देखिए ऋतु, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, और इसमें अभी तक अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 21 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन अब तक श्रद्धालुओं की ओर से किया जा चुका है, जिसमें कि पाकिस्तान के 77 हिंदुओं भी शामिल हैं। उनका वीजा भी पूरी तरीके से कैंसिल किया जा चुका है। जो रास्ता है बॉर्डर का उसको बंद किया जा चुका है, ताकि जो पाकिस्तान से जो हिंदू दर्शन के लिए यहां पहुंचने थे अब उनकी यात्रा नहीं होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण दूसरा कदम धामी सरकार की ओर से लिया गया है। लेकिन आने वाले समय पर देखना होगा कि उत्तराखंड में इस पूरे आतंकी हमले को लेकर के आने वाले समय पर किस तरीके से और विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। बिल्कुल, और प्रदर्शन और लगातार जो देश भर में गुस्सा है वो कैसे अब बाहर आता है वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया अशोक आपका। अगली खबर की बात करेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने राज्य भर से आए स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले लोगों से संवाद किया। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके महत्वपूर्ण सुझावों को भी सुना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम का समुचित विकास किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए से उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बुनियादी ढांचे में सहयोग प्रदान कर रही है। आज उत्तराखंड भी स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत स्टार्टअप्स का हब बनकर उभर रहा है। देखिए, 2014 में आज से लगभग 11 साल पहले नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के नीति नियंताओं के हाथ में बहुत सारा नीतियां होती हैं जो बना सकते हैं, जन जन तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो स्टार्टअप का क्षेत्र हो या आप स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो। मैं स्टार्टअप के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट्स को भी इसलिए जोड़ रहा हूं कि देश की आजादी के बाद अनेक सरकारें आई। पहली सरकार है आदरणीय मोदी जी की, जिसने स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट बनाया। स्टार्टअप के क्षेत्र में सोचा कि भाई अनेक लोग ऐसे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों का अभाव है। तो संसाधनों के अभाव में उनके जीवन की तरक्की नहीं रुकनी चाहिए, उनकी उन्नति प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रगति बाधित नहीं होनी चाहिए, उन सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। संसाधनों का अभाव उनके जीवन का अभाव नहीं बनना चाहिए।
वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कश्मीरी लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहलगाम हमले के विरोध में कश्मीरी लोगों के प्रदर्शन को फर्जीवाड़ा करार देकर सुमित हृदयेश ने कहा कि अगर कश्मीरी सचमुच आतंकवादियों का विरोध कर रहे हैं तो फिर उनके कैंडल मार्च में भारत का झंडा क्यों नहीं दिखाई दिया। सुमित हृदयेश के बयान से कांग्रेस अब असहज हो गई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस विधायक के स्टैंड का स्वागत किया। हल्द्वानी विधायक का कश्मीरियों पर निशाना, पहलगाम हमले पर कैंडल मार्च फर्जीवाड़ा। एमएलए बोले भारतीय झंडा कब उठाएंगे कश्मीरी। कांग्रेस विधायक का अभिनंदन कर रही बीजेपी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में गम और गुस्से का माहौल है। उत्तराखंड में भी पहलगाम हमले के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने पहलगाम हमले को लेकर कश्मीरी लोगों पर सवाल खड़े कर नई बहस छेड़ दी है। पहलगाम हमले के विरोध में कश्मीरी लोगों के प्रदर्शन को फर्जीवाड़ा करार देकर सुमित हृदयेश ने कहा है कि अगर कश्मीरी सचमुच आतंकवादियों का विरोध कर रहे थे तो फिर उनके कैंडल मार्च में भारत का झंडा क्यों नहीं दिखाई दिया। सुमित हृदयेश ने कहा कि जिस तरह नाम पूछकर कश्मीर में लोगों को मारा गया, उससे साफ है कि कश्मीर का मुद्दा अब निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है और वो इस मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके भी प्रधानमंत्री हैं। वहीं सुमित हृदयेश के रुख का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि सभी लोगों को कांग्रेस विधायक की तरह ही इस मामले में केंद्र और पीएम के साथ खड़े होना चाहिए। इन कश्मीरी लोगों को समझना पड़ेगा, मेरे को उनको संदेश देना है। कैंडल मार्च निकालने से नहीं बात होती है। इंसानियत और कश्मीरियत मत समझाओ, हिंदुस्तानी बनो। या तो हिंदुस्तान के साथ हो या नहीं हो, साफ बोलो। बहुत हो गई सहानुभूति, क्योंकि हम लोग उतने कठोर लोग नहीं हैं। तो क्या कश्मीरी लोग को ये बात समझ में नहीं आती है? रोजी रोटी हमारी वजह से चल रही है। केरल से लेके उत्तर भारत से लेके पूर्व से लेके पश्चिम से लेके जो पर्यटक जाते हैं उनसे रोजी रोटी चल रही है, इसलिए कैंडल लाइट निकाल रहे हो। हिंदुस्तान का झंडा कब उठाओगे? अब भारत का झंडा जो उठाएगा और हिंदुस्तान की जो बात करेगा वो असली हिंदुस्तानी है। ये सब फर्जीवाड़ा है। सुमित जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि संकट की घड़ी में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी, जो राष्ट्रीय लीडर हैं उन्होंने भी समय सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने की बात कही है। ये बहुत बड़ी बात है और संकट के समय ऐसी स्थिति में जब कोई दुश्मन हमारे ऊपर वार कर रहा हो तो सबको साथ देना चाहिए। सबसे पहले देश है, फिर हम हैं। तो इसलिए देश की रक्षा के लिए हम सबको एकता के तहत हमको काम करना चाहिए। मैं सुमित जी का अभिनंदन करता हूँ। बीजेपी और कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाहे बगाहे कांग्रेस नेता सुरक्षा चूक की बात उठाकर केंद्र पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन हमले में 2 कश्मीरी आतंकियों के शामिल होने के बावजूद कश्मीरी लोगों पर ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी कुछ बोल रही है। ऐसे में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का इस हमले को लेकर सीधे तौर पर कश्मीरी लोगों पर निशाना साधने से कांग्रेस तो असहज है ही, इससे बीजेपी के नेताओं को भी कुछ बोलते नहीं बन रहा है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बात अगली खबर की, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा में पंजीकरण की जानकारी दी है। आपको बता दें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान से 77 लोगों ने पंजीकरण कराया था। सतपाल महाराज का कहना है कि अब कोई भी पाकिस्तान का नागरिक यात्रा नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 21 लाख के पार हो चुका है। मतलब आप मान रहे कि स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा
वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश भर के लोगों में खासा नाराजगी है। देश और दुनिया के लोग इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के आदेश मुख्यमंत्रियों को दिए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में भी 200 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक आए थे, जिन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि इसे के साथ पाकिस्तानी हिंदू जो 4 धाम यात्रा करना चाहते थे, उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया गया। देश के जब प्रधानमंत्री जी कोई कानून बनाते हैं, उस कानून को मानना हम सबके लिए नितांत आवश्यक होता है। और बड़ी संख्या में पाकिस्तान के भी लगभग 200 से ज़्यादा जो नागरिक उत्तराखंड आए हुए थे, उन सब नागरिकों को एक प्रकार से निर्देशित किया गया है कि वो सबका नागरिक अब पाकिस्तान वापस हों। उसके लिए भारत सरकार ने देश में मुख्यमंत्री सबको आदेशित किया है और लगभग 200 से ज़्यादा लोग उत्तराखंड के अंदर पाकिस्तानी थे, सबको भेजने की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। और इसमें यात्री के पक्ष में था, क्योंकि हिंदू धर्मावलंबी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी दर्शन के लिए आना चाहते थे। लेकिन जब देश की बात होती है तो फिर देश के लिए हम लोग भी उसी दिशा की ओर बढ़ते हैं जो देश का कानून बोलता है। और ये माहौल बिगाड़ने का काम पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान आज भी अगर आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र पाकिस्तान बना हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ इस प्रकार के निर्माण देखने को मिलेंगे। अब पाकिस्तान पानी के लिए भी तरसेगा, जिसके कुछ दिनों में परिणाम देखने को मिलेंगे। आगामी 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार सभी तैयारी पूरी होने का दावा कर रही है। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पुलिस महानिदेशक और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया है कि यात्रा मार्गों पर अधिक संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया जाए। साथ ही इस दौरान अगर कोई हादसा होता है तो उसका पूरा भुगतान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। सिक्योरिटी हम और तेज करने जा रहे हैं। मैं डीजी पुलिस से और गढ़वाल कमिश्नर से हिदायत दे रहा हूं कि काफी और भी जो है सिक्योरिटी को तैनात करें। और इसके साथ साथ हम लोगों ने, आपको पता है कि इंश्योरेंस भी कराया है कि जो भी 4 धाम के परिसर हैं, कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें पैसा देगी। बात अगली खबर की, जो 4 धाम यात्रा के दौरान यातायात दबाव और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए इस बार श्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा रूट पर पुलिस बाइक से गश्त करती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी के सौजन्य से उत्तरकाशी पुलिस को 10 मोटरसाइकिल प्राप्त हुई है, जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग के दुर्घटना प्रभावी और संकरे मार्गों पर लगातार गश्त करेंगी। उक्त मोटरसाइकिलों को जिला अधिकारी उत्तरकाशी और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के द्वारा रिबन काटकर रवाना किया गया। वहीं बीते दिनों जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दून अस्पताल में मौजूद मजार को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया है कि मजार वक्फ बोर्ड में पंजीकृत थी और बिना दस्तावेज देखे इस मजार को जल्दबाजी में तोड़ा गया। इसको लेकर बीजेपी के विधायक खजान दास ने कहा कि दस्तावेज देखकर ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अगर वो अवैध है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वही बीजेपी विधायक ने सरकार की इस कार्रवाई की जमकर तारीफ की। पूरे दस्तावेज देखे गए थे। वो मजार 50 साल से वहाँ पर थी और वहाँ पे एक जैसे नशेड़ियों का अड्डा टाइप का बन गया था वहाँ पे। और वहाँ पे दून हॉस्पिटल था। दून हॉस्पिटल से अब उसको परिवर्तित करते हुए दून मेडिकल कॉलेज हुआ है। आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने और प्रशासन ने निर्णय लिया उसको ध्वस्त करने का, और ध्वस्त हुई। और मैं इस पक्ष में हूँ कि चाहे अतिक्रमण के दायरे में चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, वो हटेगी ज़रूर। और मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का निर्णय उन्होंने लिया। अतिक्रमण के दायरे में जो कोई भी सामने आता है उसको तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।
वहीं लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महेंद्र दिलीप सिंह रावत ने अवैध मजारों पर हो रही धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। बीजेपी विधायक ने मजारों पर बोलते हुए कांग्रेस पर कड़ा हमला किया। बीजेपी विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने कहा कि उत्तराखंड में जितनी भी अवैध मजारे हैं और शिक्षण संस्थान बने हैं वो कांग्रेस के समय में बनाए गए। कांग्रेस का पाप आज उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है, जिसे धामी सरकार खत्म कर रही है और ये काबिले तारीफ है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये जितनी भी अवैध मजारें बनी हैं या अवैध शिक्षण संस्थान बने हैं, और मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी कांग्रेस की सरपरस्ती में बनी और कांग्रेस के पाप का आज की तारीख में हमारी पूरी उत्तराखंड को भोगना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से इस पाप को समाप्त करने का काम धामी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। बहुत सराहनीय है, बहुत स्वागत है। वहीं फेसबुक में दून अस्पताल की मजार ध्वस्त करने पर नेहरू कॉलोनी निवासी एक युवक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे पकड़कर लोगों ने जमकर पीटा। वहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एक यूजर ने दून अस्पताल में अवैध मजार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का वीडियो और फोटो डाला था। तभी साहिल खान नाम के युवक ने उसमें अभद्र कमेंट कर दिया और धार्मिक भावनाओं को आहत किया। आरोपी युवक ने पहलगाम में हुई घटना के संबंध में भी आपत्तिजनक कमेंट किया। अब खबर विकासनगर से है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ अभियान के तहत 30 अप्रैल को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं इसको सफल बनाने के लिए चक्राता विधायक प्रीतम सिंह चौहान ने विकासनगर में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में प्रीतम सिंह ने राज्य की डबल इंजन सरकार को आम जनमानस विरोधी बताया और कहा कि राज्य और केंद्र सरकार संविधान के विपरीत काम कर रही है। चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित हुए, जिसके तहत 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देश के सभी राज्यों में कांग्रेस द्वारा जनसभा और रैली की जाएगी। आज जो देश के हालात है, देश की मुख्य धारा से जुड़ने का इस देहरादून में अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित हुए। उन प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व ने 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो है पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि वो प्रत्येक राज्य के अंदर जनसभा और रैली निकालने का काम करें। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य के अंदर 30 अप्रैल को जो है एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। और जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान की विपरीत आचरण करने का काम कर रहे हैं, संविधान को पैरों तले कुचलने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में हम ये जनसभा करने जा रहे हैं। अब विकासनगर से खबर है, जहां अवैध खनन का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। बीजेपी विधायक ने अवैध खनन का वाहन पकड़ा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। पुलिस की देरी से पहुंचने पर विधायक ने कहा कि वो 35 मिनट से इंतजार कर रहे थे। इस पर विधायक ने पुलिस को फटकार लगाई और ट्रैक्टर चालक को भी लताड़ा। वहीं उत्तराखंड सहित केंद्र में भले ही सरकार बीजेपी की हो, लेकिन सोशल मीडिया के आधिकारिक पेज पर कांग्रेस बीजेपी से 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और लाइक के साथ फिलहाल आगे है। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि बीजेपी जहां सोशल मीडिया पर लाखों रुपए खर्च करके अपनी ब्रांडिंग करती है, तो वहीं कांग्रेस सीमित संसाधन में ही बीजेपी से आगे है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पेज का भी उदाहरण देते हुए बताया कि बीजेपी के पेज से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाया और कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी से लोगों का मोह भी भंग होता जा रहा है। निश्चित रूप से जो हमारा कांग्रेस का सोशल मीडिया है, आईटी जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज की डेट में अगर जनता के बीच में है वो सोशल मीडिया का फेसबुक है। उसमें हम भाजपा से तकरीबन 1 लाख के मतलब 1 लाख से ऊपर हमने भाजपा को फेसबुक में ऑफिशियल पेजेस में पीछे छोड़ा है, जो हमारे लिए कांग्रेस के लिए गर्व की बात है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर भाजपा आईटी सेल द्वारा अपने लोगों को पेड रखकर और आईटी सेल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर अपना काम किया जा रहा है, वहीं पर हम एक कम संसाधनों में, बहुत लिमिटेड संसाधनों में और
जो जनता के बीच की बात है, जनता के मुद्दों की बात है, उनको दिखाने का काम कर रहे हैं और लगातार जनता का विश्वास कांग्रेस की ओर और सोशल मीडिया की ओर बढ़ता जा रहा है। वहीं टिहरी जिले के दुग्ध संघ के मनोनीत नए जिला अध्यक्ष सुशील रावत का चंबा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। दुग्ध संघ के मनोनीत जिला अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार भी व्यक्त किया। वहीं सुशील रावत ने कहा कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए दुग्ध संघ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, माननीय जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, अपने चेयरमैन साहब का धन्यवाद करता हूँ और मैं नई जिम्मेदारी मिली है, इस पर खरा उतरूंगा और बहुत जल्दी आपको दिखेगा। खबर जसपुर से है, जहां विधायक ने उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में मेरिट लाने वाले मेधावियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया है। उन्होंने अपने छात्रकाल में रह रहे गुरुजनों को भी सम्मानित किया और छात्र छात्राओं के साथ बैठकर भोजन भी किया। विधायक आदेश सिंह चौहान ने निवार मंडी स्थित अपने निवास पर हाई स्कूल और इंटर के 22 मेधावियों को स्कूल बैग, मेडल और पेन देकर सम्मानित किया। और चलिए, इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।